नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर हमें हिंदी मीडियम में मैथ क्लासेस लेनी है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं और एन ऑप्शन आप सबको प्रोवाइड करेगा कक्षा 9, 10, 11, 12 का मैथ हिंदी में। तो ये एक छोटा-सा अपडेट है जो आप सबको मुझे देना था और अब हम इस क्लास पे आते हैं। आज हम कक्षा 10 मैथ का अध्याय नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ को अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का हम ओवरव्यू करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो आखिर ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? देखो, मैंने ओवरव्यू में हर एक टर्म के आगे इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि आपको हर एक टर्म का कम से कम इंग्लिश में तो पता ही होना चाहिए कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई देती है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आपने संख्या रेखा तो पढ़ा ही होगा इससे पहले क्लासों में। इस संख्या रेखा पर जो भी नंबर्स आपने देखे होंगे, ये सभी नंबर्स वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए -5, 2, 0, √5, पाई, 2/5 यानी और 0.4, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपको वास्तविक संख्याओं का पता चल ही गया। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, परमेय रेशनल नंबर या अपरिमेय जिसे हम इरेशनल कहते हैं। अब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इन्हें हम जानेंगे। परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक इंटीजर्स हैं और Q कैन नॉट बी जीरो यानी Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये है परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। उदाहरण के लिए 2/3, 0.75, -5 और 7। अब दशमलव रूप क्या होता है? समाप्त दशमलव, जिसमें दशमलव एक टाइम के बाद, एक समय के बाद समाप्त हो जाए, जैसे 0.5, 0.25। आवृत्ति दशमलव जहां पर दशमलव के बाद जो अंक हैं ये रिपीट होते जाएं, ये दोहराते जाएं, जैसे 0.333 या 0.727272। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 अंक है ये हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। दशमलव रूप में समाप्त दशमलव जहां पर दशमलव एक समय के बाद समाप्त हो जाए। आवृत्ति दशमलव जहां पर दशमलव के बाद अंक समाप्त ना हो या दोहराने लगे। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। देखो, परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके। उदाहरण के लिए √2, पाई या ई। √2 का वैल्यू 1.141421356 ये आवृत्ति दशमलव है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके। अब परिमेय संख्या को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं पूर्णांक संख्याओं,
पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और भिन्न के रूप में एक एक करके इन्हें समझते हैं। पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -1, +1, 0। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण भी दिया है -2, -1, 0, 1, 2। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर्स भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। उसके बाद भिन्न, फ्रैक्शन, ऐसी संख्याएं जो किसी पूर्ण चीज के एक हिस्से को दर्शाए। पूर्ण चीज के एक हिस्से को दर्शाए। जैसे मान लो एक पिज्जा के हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट किए। ठीक है, आपने इस पिज्जा के 2 पार्ट को खा लिया। तो कितने पार्ट को खाया? 2/6। तो 2/6 पूर्ण पिज्जा के एक हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इसे हम कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। अब आसान ट्रिक के द्वारा समझिए कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। परिमेय संख्या दशमलव समाप्त हो या बार बार दोहराए, या तो दशमलव समाप्त हो जाए या दशमलव के बाद अंक बार बार दोहराने लगे, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण 0.666, यहां पर हम देख सकते हैं दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जहां पर दशमलव के बाद अंक या तो समाप्त हो जाए या दोहराते जाएं। अपरिमेय संख्याएं दशमलव ना समाप्त हो और ना दोहराए, ना तो दशमलव कभी समाप्त हो और ना अंक दोहराते जाएं। उदाहरण के लिए 1.41421356, यहां पर देख रहे हैं हम दशमलव भी समाप्त नहीं हो रहा और जो अंक हैं दशमलव के बाद ये भी दोहरा नहीं पा रहे, रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में जाना वास्तविक संख्याएं के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़े और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। उसके बाद परिमेय संख्या को हमने फिर से वर्गीकृत किया पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और भिन्न के रूप में। उसके बाद हमने आसान ट्रिक के माध्यम से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जानना सीखा। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ HCF of two numbers is 1, they are called ऑप्शन ए इवन नंबर्स, ऑप्शन बी को-प्राइम नंबर्स या ऑप्शन सी ऑड नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था वास्तविक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अंकगणित की मौलिक प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। देखो, हमें पता है परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके।
अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, हमने लास्ट वीडियो में जाना था। अब देखो, हर संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर संयुक्त संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। यानी संयुक्त संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रमेय क्या है? n इक्वल P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, जहां n संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर है और P1 P2 P3 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। इस प्रमेय का उपयोग करके हम आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए इस प्रमेय को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगेन दोबारा बताता हूं, हर संयुक्त संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा वह संख्या खुद। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आता है संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 10, 12 और भी अनगिनत संख्याएं। तो हमने अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याओं के बारे में जान लिया। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, संयुक्त संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। अब एक हम उदाहरण लेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहां पर 36 एक संयुक्त संख्याएं हैं और प्रमेय से हमने जाना कि संयुक्त संख्याओं को हम उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो 36 अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग करेंगे 18, 2 का भाग करेंगे 9, 3 का करेंगे 3 और 3 मंजा 3, यानी 36 जो कि एक अभाज्य संख्या थी, इसे हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यही है अंकगणित की मौलिक प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये था वीडियो जिसमें हमने जाना अंकगणित की प्रमेय के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 77 इज ऑप्शन ए प्राइम नंबर, ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर या ऑप्शन सी परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। संख्याओं में हमने वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, संपूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो में हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है? किसी संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। मित्रों, जितने भी टर्म्स मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छे से याद होने चाहिए, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करने वाला है। तो कम से कम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड हों, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि पर आते हैं। इनकी इस विधि को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करेंगे? तो पहला, दी गई संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करें। जो भी संख्या आपको दी जाएगी उस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करें। और मित्रों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दूसरा स्टेप, फिर प्राप्त भागफल को पुनः अभाज्य संख्या से भाग करें। फिर जो हमें भागफल मिलेगा उसे दोबारा से अभाज्य संख्या से भाग करें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक भागफल 1 ना हो जाए। अब देखो, हम एक उदाहरण के द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि को अच्छे से समझेंगे। मान लो हमें 100 का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50। फिर से 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, अब जाएगा 5 का भाग। 5 5 25, 5 एकम 5। तो 100 को हम 2 × 2 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि से संबंधित हम प्रश्नों को एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 5/16 इज ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या ऑप्शन सी रेस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला 140, तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 140 2 का भाग करेंगे, 2 7 14 0। 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। उसके बाद 5 का भाग करेंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7। अतः
140 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 140 इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये है अभाज्य गुणनखंड 140 के। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखो 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 बट 16। उसके बाद 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 नेम 18। 3 से 3 एकम 3, 3 तरह 9 और 13 एकम 13। 156 इक्वल, लाइट जा चुकी है, जैसे ही लाइट आएगी ओ आगे लाइट। ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये 156 के गुणनखंड निकल के आए। तीसरा है 3825। 3825 के हम गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो यहां पर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 15 हो गया, 53 15। उसके बाद 3 का भाग जाएगा, हाँ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 53 15। अब यहां पर 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 40, 5 25, 5 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो 3 8 2 5 इसके गुणनखंड निकले 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 8 2 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 17। ये है अभाज्य गुणनखंड 3825 के। अगला देखो चौथा 5005। सबसे पहले हम 5 का भाग करेंगे। 5 एक 5 0 0, 5 एकम 5। अब 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 का। 7 एकम 7, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 21 हो गया, 7 तिया 21। अब जाएगा हमारा 11 का। 11 कम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। अब पांचवा देखो 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब देखो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, ऐसे ही आप करते जाओगे तो 7 4 2 9 में सबसे पहले 17 का भाग जाएगा। और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे पहचान लेती हैं, तो इसका केवल एक ही तरीका है, अभ्यास। आप जितना अभ्यास करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि किस नंबर का भाग जा सकता है। तो 17 का भाग करेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 की 51, 17 7 चौक 28, 4 एकम 4 5 6। पहले जाएगा 4 बार, ठीक है, 6 बचेगा, 62 हो गया, 17 एकम 17, 17 जो 34, 17 की 51, 52 53 54, 119 हो गया। उसके बाद जाएगा हमारा 119, 17 गुणा और 9, 9 7 63, सॉरी 7 7 7 49, 7 एकम 7, 8 9 10 11। फिर जाएगा 7 बार। उसके बाद 18 का नहीं जाएगा, 19 का जाएगा। पहले 2 बार जाएगा और फिर 3 बार, और 23 एकम 23। तो 7419 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार से हमने दिए हुए नंबर्स
को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। आई होप आपको इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फाइनली एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 48 एंड 60 इज ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 180 या ऑप्शन सी 240। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM के। तो हमें कुछ युग्म दिए गए हैं। इन युग्मों के सबसे पहले हमें HCF और LCM फाइंड करना है और उसके बाद हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। तो चलो एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा 26 और 91। सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए 26 और 91 इन दोनों के अलग अलग हम गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसके बाद 13 एकम 13। 91 में सबसे पहले हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का भाग करेंगे तो आएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। 26 के गुणनखंड आए 2 × 13 और 91 के गुणनखंड आए 7 × 13। हम देख सकते हैं इन दोनों में 13 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में ही कॉमन है। तो हमारा HCF हो जाएगा 13। अब हम LCM फाइंड करेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए 26 और 91 इन दोनों का एक साथ हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 में नहीं जाएगा। उसके बाद हम 7 का भाग 13 में नहीं जाएगा और 7 एकम 7, 7 तिया 21। 13 में 13 एकम 13, 13 एकम 13। LCM आएगा 2 × 7 × 13, 7 दूनी 14 × 13। तो LCM 14 में हम 13 का गुणा करेंगे तो 4 12, 3 एकम 3 और 1 4, 4 1 2 8 1, 182। अतः HCF निकल के आएगा हमारा 13 और LCM निकल के आया हमारा 182। तो हमने प्रश्न के पहले हिस्से को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें जांचना है। तो हम लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। दोनों संख्याएं क्या हैं? एक 26 × 91, HCF आया हमारा 13 × 182। चलो 26 में 91 का गुणा करेंगे। 6 2 9 छक्का 54 की 4 हाथ में लगा 5, 9 दूनी 18, 19 20 23, 6 6 3 2।
तो ये आया हमारा 2 3 6 6 और 182 में 13 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 24, 3 एकम 3, 4 5, 2 8 1 यानी 6 6 8 4 12 और 1 13 और 2 2 3 6 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS और RHS दोनों ही बराबर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस, या इस प्रकार लिख सकते हैं चूंकि LHS RHS के बराबर है, अतः जांच पूरी हुई। अतः जांच पूरी हुई। तो इस मेथड का उपयोग करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप इस मेथड का हम यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 और 92, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे। 510 और 92, सबसे पहले तो हम HCF फाइंड करेंगे। HCF, तो 510 और 92, सबसे पहले हम 2 का भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 से 3 24, 2 5 15, उसके बाद 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। 92 में 2 का भाग करेंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तीय 6 और 23 एकम 23। 510 के गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। ऐसे गुणनखंड जो दोनों में समान हो, तो ऐसा केवल एक ही गुणनखंड है 2, तो दोनों में समान है, तो HCF आ जाएगा हमारा 2। अब हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM 510 और 92, 2 का भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 छक्का 12। उसके बाद 255 में भाग नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तीय 6। उसके बाद 3 का भाग जाएगा। 3 24, 2 5 15। उसके बाद 5 का 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 में 17 का भाग जाएगा और 23 में 23 का भाग जाएगा, तो LCM आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। LCM देखना, 5 तीय 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 गुणा 23 में हम 23 में 17 का गुणा करेंगे। 7 21, 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, 15 16, 3 2 1 9 3, 391। LCM 60 का हम गुणा करेंगे, तो 0 आ जाएगा पहले। 6 कम 6, 6 नंबर 54 की 4 से और 6 3 18 और 5 19 20 23, तो LCM आएगा हमारा 23,460। तो हम लिखेंगे अतः HCF आया हमारा 2 और LCM आया हमारा 23,460। अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से को हल करेंगे, जिसमें हमें जांचना है। तो हम लिखेंगे जांच। क्या जांचना है? 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्याएं क्या है हमारा? 510 गुणा 92 बराबर HCF हमारा 2, LCM है 23,460। 510 में हम 92 का गुणा करेंगे।
2 एकम 2, 2 5 10, 9 एकम 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। अब हम 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः जांच पूरी हुई। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो तीसरा हमारा प्रश्न है 336 और 54। सबसे पहले तो हम HCF को फाइंड करेंगे। 336, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 21, 7 एकम 7। उसके बाद 54, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 एम 27, 3 तक 9 और 3 एकम 3। 336 के गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम ऐसे गुणनखंड देखेंगे जो दोनों नंबर्स के गुणनखंड में समान है। तो सबसे पहले 2 और उसके बाद है हमारा 3, तो HCF आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3, HCF आ गया हमारा 6। अब हम LCM को फाइंड करेंगे। LCM तो 336 54 एक साथ निकालेंगे गुणनखंड 2 से, 2 एकम 2, 2 का 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 27 में भाग नहीं जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 में नहीं जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 में भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 से 7 में नहीं जाएगा, 3 तक 9, 3 से 7 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 7 एकम 7। तो LCM निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हुआ हमारा 16। उसके बाद 7 21, 21 21 यहाँ पे करते हैं, 3 तक 9, 9 3 27, 27 में हम 7 का मल्टीप्लाई, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 गुणा 1 8, 189 में हम 16 का गुणा करेंगे। 6 नंबर 54 के 4 हासिल बगा 5 और 6 48, 49 50, 53, 6 कम 6 और 5 11, 9 8 1, 4 2 8 और 9 और 1 10 3। तो LCM आया हमारा 3024, अतः HCF आया हमारा 6, LCM हमारा आया 3024। अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें जांचना है, तो हम लिखेंगे जांच। क्या जांचना है? दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं क्या है? 336 गुणा 54 बराबर HCF है हमारा 6, LCM है 3024।
तो 336 में हम 54 का गुणा करेंगे। 336 गुणा 4 छिंग 24 की 4, 4 ती 12, 13 14, 4 ती 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 5 ती 15, 16 17 18, 5 ती 15 और 1 16, 4 4 11, 6 और 7 और 1 8 1। ये गुणा आया 1 8 1 4 4। अब हम राइट साइड में भी गुणा करेंगे। तो 6 का हम गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 तिया 18। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अतः जांच पूरी हुई। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM फाइंड किया और प्रश्न के दूसरे हिस्से में हमने जांच भी पूरी की। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 21। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। कुछ हमें पूर्णांक दिए गए हैं। इन पूर्णांकों के LCM और HCF को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे हमने प्रश्नावली 1.1 के ओवरव्यू में अच्छे से जान लिया है। तो जिसने ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले ओवरव्यू को देखिए और जानिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम LCM ज्ञात करेंगे। तो 12, 15 और 21, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। अब 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 15, 3 21। अब 5 और 7 में 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो हम 5 का भाग करेंगे जो कि 5 एकम 5 में चला जाएगा। उसके बाद 7 का भाग, 7 एकम 7। LCM आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चलो गुणा करते हैं। 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 गुणा 7। LCM आ जाएगा 7 6 42 यानी 420। LCM आ गया हमारा 420। अब हम HCF को फाइंड करेंगे। तो 12, 2 चक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसके बाद अगला नंबर है 15, 3 का भाग 3 5 15 और 5 एकम 5। अगला नंबर 21, 3 से 7 21, 7 एकम 7। तो 12 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 7। अब ऐसे गुणनखंड जो तीनों में समान हो, तो ऐसा केवल एक ही गुणनखंड है जो तीनों गुणनखंडों में समान है। तो HCF आ जाएगा हमारा 3। अतः
LCM 420 और HCF आया हमारा 3। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF को ज्ञात कर सकते हैं। पहला हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सेकंड वाला देखिए, जिसमें हमें 17, 23 और 29 के LCM और HCF को फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा पूरा हुआ। सेकंड है 17, 23 और 29। सबसे पहले हम LCM को ज्ञात करेंगे, 17, 23 और 29। अब देखो 17, 23 और 29 ये तीनों ही नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन संख्याओं में केवल इन खुद ही नंबर का भाग जाएगा। तो 17 एकम 17, 23 लिखा, 29 लिखा, उसके बाद 23 का भाग 23 में जाएगा एक बार, और 29 का भाग जाएगा हमारा एक बार। LCM आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। LCM गुणा करते हैं। सबसे पहले 17 में 23 का गुणा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 4 5 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 1 9 3, 391 में हम 29 का गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81, 8 हमारी हासिल, 9 30 27, 28 29 30, 31 32 33 34 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 4 12 13, 7 8 9 10 11। तो LCM आया हमारा 11,339। अब हम HCF को ज्ञात करेंगे। HCF 17 में केवल 17 का भाग जाएगा, 23 में केवल 23 का भाग जाएगा, और 29 में केवल 29 का भाग जाएगा। 17 गुणनखंड 17, 23 का गुणनखंड 23 और 29 का गुणनखंड है हमारा 29। अब देखो यहां तीनों ही गुणनखंड में कोई भी समान गुणनखंड नहीं है। तो जब समान गुणनखंड नहीं होता तो हमारा HCF आता है 1। अतः LCM आया हमारा 11 33 9 और HCF आया हमारा 1। ये है सेकंड वाले का हल। अब थर्ड वाला देखिए। थर्ड 8 9 और 15। सबसे पहले हम LCM को ज्ञात करेंगे। तो 8 9 और 25, इन तीनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग करेंगे, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा, 25 पे नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 एकम 2। अब 3 का भाग जाएगा 9 में, 3 तरह का 9, 25, 3 एकम 3, 5 का भाग जाएगा 5 बार 25 में, और 5 एकम 5। LCM आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे LCM। देखो 5 25, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 गुणा 3 तरह का 9। LCM आएगा हमारा 9 दूनी 1800। LCM आ गया हमारा 1800। अब हम HCF फाइंड करेंगे। HCF सबसे पहले 8 के गुणनखंड निकालेंगे। ये 8 के गुणनखंड निकाले, 9 के निकालेंगे, 3 तरह का 9, 3 एकम 3, 25 के निकालेंगे, 5 25, 5 एकम 5। 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5।
अब तीनों के गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है। जब समान नहीं होता तो HCF आएगा हमारा 1। अतः LCM आया हमारा 1800 और HCF आया हमारा 1। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? ऑप्शन ए 77/210, ऑप्शन बी 13/100 या ऑप्शन सी 29/330। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। हमें 306 और 657 का HCF 6 दिया है। LCM हमें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है HCF 306 657 9। हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर दो पूर्णांकों का गुणनखंड या दो संख्याओं का गुणनफल। HCF हमें 9 दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुणा 657। अब हम 9 का हम भाग करेंगे। LCM बराबर 306 गुणा 657 और अपॉन में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौक 36। LCM 34 गुणा 657। 657 में हम 34 का गुणा करेंगे। 4 7 28, 4 5 20, 21 22, 4 6 24, 25 26, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 13, 9 10 11 12 2। तो LCM हमारा आया 2 2 3 3 8। अतः LCM 306 और 657 का आया 22,338। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में हमने LCM ज्ञात किया। आई होप आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 is 9, then LCM of 306 and 657 is option A 22338, option B 2134384 या ऑप्शन C 20412। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का प्रश्न 5 को हल करने वाले हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एग्जाम के रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं। मित्रों देखो, एग्जाम में अभी आपके लगभग 10 महीने बाकी हैं और हमारा हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, अच्छे से उसे आपके दिमाग में फिट कर दिया जाए। उसके लिए आप और हमको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उतना आपको कवर करना है, साथ में कवर करना है और उनका रिवाइज करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक साथ में हम पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। ऐसा होगा तो लोड आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आपका मन उस समय उलझन में हो जाएगा कि हम इतना सारा कवर एक साथ कैसे करें। तो आपको बस धीरे 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 चलते रहना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जाना है। अब हम इस वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हमें जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6 की सॉल्यूशन भी लिख ले रहे, 6 की पावर n। देखो, उसके पहले वो समझो, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लिया हमने 10 0 पर समाप्त हो रही है, तो 10 में 10 का भाग जाएगा। अगर कोई नंबर, ये को नंबर ले लो 100, एंड कहां पे हो रहा है 0, यहां पर भी 10 का भाग जा रहा है। यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में कहे तो 2 गुणा 5 यानी 2 और 5 का भाग जाएगा। क्योंकि 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n। ये 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड है। अब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी,
होगी। अतः अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, इट मीन्स 5 का भाग नहीं जाएगा 6 की पावर n में। इट मीन्स किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में जांच की। अब देखो, इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आप 2-4 बार जब लिख लोगे तब ये आपके मन में आसानी से फिट हो जाएगा और आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं आपको अपनाना है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, कोई भी शॉर्टकट नहीं, आपको बस धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को, डेली के काम को करते जाना है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 34। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब प्रश्न में कहा गया है व्याख्या करना। सबसे पहले तो आपका एक काम रहा करेगा, प्रश्न को अच्छे से देखना है, समझना है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, हमें व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब यह है इस प्रश्न का कोई भी आपको अलग से आंसर नहीं फाइंड करना, आपको केवल दी गए प्रश्न की व्याख्या करना है। ठीक है, अब प्रश्न में 2 नंबर दिए गए हैं और कहा गया है कि क्या व्याख्या करो कि ये नंबर भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हम भाज्य संख्या पता करेंगे कि ये भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स ऐसी संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक फैक्टर या भाजक हो। समझ आया? 2 से अधिक भाजक या फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक या फैक्टर्स हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। समझ आ गया? अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में भाज्य संख्याओं के बारे में लिखेंगे। पहले भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। हमें थोड़ा इंग्लिश के टर्म भी याद होने चाहिए जिससे आपको जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो आपको इंग्लिश के टर्म बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो कम से कम इंग्लिश के टर्म तो याद होने ही चाहिए। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, अधिक भाजक यानी फैक्टर्स हों। अब सबसे पहले
दी गई संख्या लिखेंगे, दी गई संख्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। दोनों में से हम 13 को कॉमन लिख सकते हैं, तो हमने 13 को कॉमन लिया। 7 गुणा 11 और प्लस 1, 13। 7 का गुणा करें 11 में, 77 प्लस 1, 13 गुणा 78। अब देखो, और आपको एक भी पता होगा कि 1 तो भाजक होता ही है किसी भी नंबर का, तो हमने 1 भी लिख दिया। अब हम लिखेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक या कहें फैक्टर्स हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या को लिखेंगे, दूसरी दी गई संख्या दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। दोनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 5 हम कॉमन ले सकते हैं। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 7 छिंग 42। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 4 10। ये आया हमारा 1008 प्लस 1, 5 1009, यानी 5 गुणा 1009 गुणा 1। यहां पर भी हम देख सकते हैं भाजक फैक्टर्स 2 से अधिक हैं। इट मीन्स दी गई संख्या भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक यानी फैक्टर्स हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने दी गई संख्या की व्याख्या की कि दी गई संख्या भाज्य संख्याएं हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 41 या ऑप्शन सी 51। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न 7 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसे हम सबसे पहले 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 7, किसी खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो, एक खेल का मैदान है जो कि एक वृत्त के आकार का है, हमने बना दिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, चक्कर लगाने का। तो सोनिया, ये हम सोनिया को बनाते हैं जल्दी, सोनिया के बाल, ये सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं।
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि, ये है रवि भाई साहब, इन्हें लगते हैं 12 मिनट। रवि जल्दी लगा लेता है, ठीक है, सोनिया थोड़ा लेट लगाती है। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि रवि और सोनिया एक ही स्थान से और एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें बताना है कि कितने समय बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये है प्रश्न। समझ आ गया? ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ गया? सोनिया। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। तो हम लिखेंगे सोनिया को मैदान का, सोनिया द्वारा एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कितने समय बाद ये दोनों पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे सोनिया और रवि के पुनः मिलने का समय, सोनिया और रवि के पुनः मिलने का समय, दोनों के पुनः मिलने का समय क्या होगा? अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालें तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, 2 से 2 में 18, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 तरका 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम आया 3 तक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः मिलने वाले हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 7 का हल। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना रह गया है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ अधिक जुड़ने के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 84 एंड 126 इज ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 168 या ऑप्शन सी 504। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।